बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली खत्ते की सूरत हाल पहले से कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है इसका तो आपको अंदाज़ा है कि कल अमेरिका ने 3 कश्तियाँ तबाह कर दी थी और इसमें 10 के करीब यमन के फाइटर्स मारे गए। लेकिन उसके बाद सूरत हाल ये पैदा हुई कि जो बरतानिया और अमेरिका की धमकी आई कि हम हमला करने के लिए आ रहे हैं और किसी भी वक्त अब यमन पर स्ट्राइक कर सकते हैं, यमन ने कहा हम इसी चीज़ के इंतज़ार में थे, अब मैदान में आ जाओ, अब मुकाबला 1-1 होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग मामला यह है कि जैसे ये सूरत हाल हुई, ईरान ने अपना आयरिस अलबोर्स, ये जो इसका खास तौर पर अहम तरीन जासूसी वेसल है, इन्होंने रवाना कर दिया। यानी इसका जो बहरी बेड़ा ईरान का है, जिसने तकरीबन 2016 से लेकर 2023 तक, अब तो हम 24 में दाखिल हो चुके हैं, इस सारे मामले पर जिस तरह पूरे के पूरे रेड सी की यानी जासूसी की डेटा जितना ज़्यादा ईरान के पास है, वो इसने, आप जानते हैं कि जब वो नेवल ड्रिल करते थे रशिया और चाइना के साथ, तो उन्होंने सारा डेटा यहाँ पर शेयर किया। तो जो मालूमात ईरान के पास है वो तो अमेरिका के पास भी नहीं है। तो जब ऐसे ही ईरान ने उतार दिया इसको कि अब असल लड़ाई शुरू होगी, तो साथ ही अजीबोगरीब बात होती है कि अमेरिका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर, जो सबसे महंगा तकरीबन 20-25 अरब डॉलर का एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसमें सैकड़ों जहाज़ों की खासियत है रखने की, यानी उसको आप लेकर चल सकते हैं और उसमें दुनिया का हाई क्लास एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, बजाय वो आगे लेकर जाने के, अमेरिका ने वहां से रेड सी से वापस बुलाकर मेडिटेरेनियन सी की तरफ ले गए। यानी अमेरिका ने अपना बहरी बेड़ा वापस बुला लिया, जो अब तक का सबसे खतरनाक है। अब आपको हकीकत टीवी की ये बात समझ आ गई होगी कि आखिर इन्होंने ये क्यों सब किया है। देखिए, अमेरिका को इस बात का अच्छी तरह पता है कि यमन ने अब हम पर हमला करना है। उन्होंने 23 हमले ऑलरेडी किए हैं और उसमें से कितने कामयाब हुए हैं, अब वो हमें छोड़ने नहीं वाले। तो जाहिर सी बात है, अमेरिका मेंटली तौर पर तैयार हो चुका है कि उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होना है, क्योंकि इस जंग के अंदर मैक्सिमम अभी तक सिर्फ 2 मुल्क आगे बढ़े हैं, और वो या बरतानिया है और या फिर वो अमेरिका है। ऑस्ट्रेलिया ने भी कई हद तक हामी भरी, लेकिन अभी तक वो आ नहीं रहे। लेकिन फिलहाल अमेरिका और बरतानिया लड़ाई में कूदने वाले। ईरान ने काम ये किया है कि उन्होंने अपना बहरी बेड़ा रवाना कर दिया है, और जैसे ही रवाना किया अमेरिका ने वहां से निकाले, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अब उस पर, देखिए, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, इसके ऊपर जहाज होते हैं, ये असल में आप समझ रहे हैं कि बड़ी जंग के लिए, जासूसी के लिए। अब यमन के जो मिसाइल है वो अगर इनको तबाह कर दें, किसी भी तर्ज पर तबाह कर दें, क्योंकि हालिया जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, अमेरिका को बीट कर दिया गया, और जब वो तबाह हो जाते हैं तो बताइए उसके बाद इन्होंने क्या लड़ाई करनी है। यानी ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि आप इस सारे मामले के अंदर कूद पड़े और आप अपने जहाज और यानी अरबों डॉलर्स का ये सारा कुछ तबाह करवा ले। तो उन्होंने कहा है कि उनसे मुकाबला करने के लिए हम अपने डिस्ट्रॉयर जो है उनके थ्रू हमला करेंगे, और ये जो बड़ा हमारा मेन एयरक्राफ्ट कैरियर, ये उनको खदशा है ये कहीं तबाह ना हो जाए जिस तरह की अब लड़ाई शुरू होने वाली है। तो उन्होंने कहा इसको वापस ले जाओ। वैसे भी आप देख लें, अमेरिका इस वक्त तनहा है, अकेला है। असल में इसराइल ये चाह रहा था कि जिस तरह अफगानिस्तान के मामले के ऊपर 50 से ज्यादा ममालिक सारे अमेरिका के साथ चढ़ दौड़े थे और वो दुनिया में बड़ी जंग शुरू हो गई थी, इसी तरह अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम ये मामले में भी हो। लेकिन इनको सबसे बड़ा झटका तो उस दिन लग गया था जब सऊदी अरब ने कहा कि उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा, वो तंग आ गए हैं जंग से, तो लिहाजा अब वो कंस्ट्रक्शन पर बिलीव करते हैं, और बिल्कुल ठीक फैसला था उनका। इसी तरह बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने भी कह दिया, मिस्र तक ने भी आने से इनकार कर दिया। अब अमेरिका को खोजा है कि उसको अकेले लड़ाई लड़ना पड़ेगी, लिहाजा उसने काम ये किया है कि सबसे पहले अपना एयरक्राफ्ट कैरियर वापस बुलाया है कि यमनियों ने इस पर हमला करना। आपको कहा था कि चाइना रशिया हमेशा से चाहेंगे कि पहले इसको डुबोया जाए, तो वो भाग गए हैं इसको लेकर। अब उनको पता है कि हमला होने वाला है, और ये हमला बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है। आप यहां से अंदाजा कर लें कि ये जरा मनाजिर देखिए। आज पहला दिन है साल का, और फजर की नमाज के बाद, आप बताइए कि फजर की नमाज के बाद तुर्की के अंदर इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल गए, और उन्होंने, आप सोच लें जरा, अबू उबैदा की तस्वीरें उठाई हुई हैं, उन्होंने हमास के लोगों के बारे में बात की है। वो डिमांड करें अर्दोगान से कि नया साल शुरू होने वाला, उधर यमन में जंग छिड़ गई है, तुर्की की फौजों को उतारो वहां पर। वो कह रहे हैं कि तुमने हमें किस दिन के लिए रखा था, कहा था कि हम लड़ाई करेंगे, अब लड़ाई का वक्त आ गया तो तुम क्यों फौजें रवाना नहीं कर रहे।
ये इतना बजट जो फौज को जाता है, ये इतना बजट जो एयरफोर्स को जाता है, तो फिर इसराइल से लड़ाई का वक्त है। अब अर्दोगान साहब आगे बढ़ेंगे और ये करेंगे। अब वो लोग वहां पर गजा की सपोर्ट में नहीं निकले, ये बात समझिए, गजा की सपोर्ट एक अलग चीज है। वहां पर वो निकले हैं कि अब हमें लड़ाई में कूदना है और हम भी लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखो अमेरिका उस दौर से कब से वो इसराइल के साथ है और जैसे ही लड़ाई हुई है अब वहां से वो आ गया, बावजूद उसके कि अमेरिका इस जंग में कूदना नहीं चाहता और उसको पता उसका नुकसान होगा। अगर नुकसान की बात ना होती तो कल जाकर उन्होंने पहला हमला किया और यमनियों ने कहा कि हमने इनको छोड़ना नहीं। वो कहते हैं हम तो इंतजार कर रहे थे कि वो दिन जब अमेरिका से हमारी लड़ाई हो हम इनको बताएं, क्योंकि यमन के पास जो टेक्नोलॉजी अब है, जो असला अब है, वो पहले नहीं था। जो तैयारी उनकी अब है वो पहले कभी भी नहीं थी। उन्होंने पहले अमेरिका को जीते नहीं दिया तो वो अब तो इनका बुरा हाल करेंगे। अब तुर्की के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग निकले हुए हैं और वो डिमांड कर रहे हैं तैयब एर्दोगान से कि आप कर क्या रहे हैं, आपने कब जाकर ये काम करना है। वो भी तब उन्होंने कहा कि जब अमेरिका को स्ट्रगल हो रही है कि वो हौसियों के खिलाफ एक बड़ी कोलिशन बनाने में अब तक नाकाम रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज ने तो इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी हमने तो लड़ाई नहीं करनी, हमारे तो मुल्क में पहले इनके खिलाफ इतनी ज्यादा नफरत भरी हुई है, तो हम यहाँ पर क्या करें। आप ये देखें कि इस सारे मामले के अंदर एक चीज बिल्कुल तय होने जा रही है, वो ये है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर अब्दुल्ला को कल कॉल आती है और बरतानिया के फॉरेन मिनिस्टर की यानी बातचीत होती है। आप जानते हैं कि डेविड कैमरॉन जो है वो माजी में प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनकी कॉल आती है और वो कॉल करके क्या इनको कहते हैं, वो इनको कॉल करके कहते हैं कि देखो ये लड़ाई रोक लो, हम वार्न कर रहे हैं कि आप यमनियों के पीछे हैं, अगर आपने ना रोका तो हम हमला करने के लिए जा रहे हैं और ये फिर तीसरी जंग अज़ीम छिड़ जाएगी, पूरा वर्ल्ड इसमें आ जाएगा। आप चूंकि बैक पर खड़े हुए हैं यमन के, तो लिहाजा आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं कि आप इस जंग को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं वार्न कर रहा हूं आपको कि आखिरी मर्तबा है कि हमारे बहरी बेड़े और अमेरिका हम आप पर कुछ सारे मामले पर दबाव डाल रहे हैं कि आप इस जंग को रोक लें। हम यमन पर हमला करने जा रहे हैं, फिर ये जंग ना आपके कंट्रोल में रहेगी ना हमारे कंट्रोल में रहेगी, इसको ख़त्म करो। और आप अंदाज़ा कीजिए कि उसके बाद उन्होंने क्या जवाब दिए। उन्होंने कहा कि आप हमें जो कह रहे हो, आप उस मुल्क को क्यों नहीं रोकते जिन्होंने फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा किया और वहाँ पर दहशतगर्दी करे और वहाँ पर हमला करे। उन्होंने कहा कि आप ये जो मारने वाली मशीन है उसको रोको जाकर के, वो मासूमों को मारना बंद करे, तो इस सारी सूरत हाल के अंदर क्लियर हो जाएगा। उसने कहा जहाँ तक बात है धमकी, मैं आपको क्लियरली वार्निंग दे रहा हूँ कि आप लोग जब तक इजराइल के साथ खड़े रहेंगे दुनिया तो तबाही होगी, आपका अपना बड़ा नुकसान हो जाएगा और आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। हम इस खित्ते के अंदर किसी की उजारादारी कायम नहीं होने देंगे। अभी आपको अंदाजा नहीं है कि हम इस पॉजिटिव डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको वार्न कर देना चाहता हूं, आप जो गलती करने जा रहे हैं, आपने अफगानिस्तान से लेकर यूक्रेन हर जगह पर अपना खमियाजा भुगता है, आपकी जीत नहीं हुई। यहां पर जीत तो बड़ी दूर की बात है, आपका जितना नुकसान होगा आप बाद में रिग्रेट करेंगे, आप अफसोस कर रहे होंगे कि काश उस दिन हम लोग इस जंग में ना कूदे। तो बाद में जो आपने अफसोस करना है, तो बेहतर ये है कि आप अभी से पीछे हट जाएं, क्योंकि बाद में आपको जब अफसोस करने का मौका होगा तो आपका बड़ा नुकसान हो चुका होगा। ये हमारी तरफ से आपको बड़ी क्लियरली वार्निंग है। अब इस सारी सूरत हाल में आप सोच सकते हैं कि टेम्परेचर इस वक्त कितना ज़्यादा हाई हो गया है, यानी इससे पहले हमने कभी भी इतना टेम्परेचर हाई नहीं देखा। उधर आप देखिए ज़रा एक इंटरेस्टिंग मामला हुआ है कि अमेरिका ने एक खुफिया पैगाम भेजा है ईरान को, और उन्होंने ये पैगाम भेजा है कि देखें आप इस सारे मामले पर बताएं कि आपके पास क्या प्लान है, यानी ये जो लड़ाई है आपके पास क्या प्लान है कि अगर लेट से आप कहते हैं कि जी इसराइल ये जंग हार जाएगा ये और उसके बाद लड़ाई है, क्योंकि इसराइल उधर डिस्कस कर रहा है कि हमास ये जंग हारेगा तो हमारे पास पोस्ट हमास प्लान क्या है या पोस्ट गजा प्लान क्या है, यानी जो लड़ाई के बाद का है प्लान क्या है कि हुकूमत किसने करनी है। उन्होंने कहा है आप हमें बता दें कि आपके पास क्या प्लान है और आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए। तो आप अंदाजा कर लें कि इस सारी सूरत हाल के अंदर कभी जिंदगी में, यानी वो क्या बात कर रहे हैं, देखिए ईरान क्या बात कर रहा है, यमन क्या कर रहा है और हमास क्या बात कर रहा है। ये तीनों कह रहे हैं कि इसराइल का वजूद काबिल कबूल नहीं, यानी जिस मुल्क को बड़ा शौक है इसराइल को सपोर्ट करने का, वो अपनी जमीन का टुकड़ा दे देना इसराइलियों को, दे दे 90 लाख लोगों को बुला ले, कहानी खत्म हो जाएगी, दुनिया से फसाद ही खत्म हो जाएगा। दे बड़ा शौक है ना आप लोगों को, दे अमेरिका की एक रियासत दे दें उसको,
और अगर आपको बड़ा ही शौक है तो कनाडा के दे दें, बरतानिया को कहें जरा आगे बढ़े, इतना यूरोप बड़ा है, किसी एक मुल्क में उनको दे देना। आपने जरूर फलस्तीनियों का लैंड लेना है, आप जाएं किसी और मुल्क में जाकर कह दे रह लें। अब इस सारे मामले पर आप अंदाजा कर लें कि अमेरिका को अगर इजराइल की विक्ट्री का 100% पता होता या यकीन होता, तो क्या वो ईरान से ये बात करते, उसको पैगाम देते कि आप बताएं आप किस प्लान के ऊपर जा रहे हैं, आपके ख्याल में फिर क्या होना चाहिए अगर ऐसी सूरत हाल हो। यानी वो ये बात नहीं करे कि अब सिचुएशन क्या है, कि इस जंग के बाद, क्योंकि ये जंग जो है यमन, ईरान, हिजबुल्ला और ये बाकी सारे ममालिक तो कह रहे हैं ना कि इजराइल को फारिग होना चाहिए, यानी इजराइल को काबिल कबूल नहीं, इसको मुकम्मल तौर पर सफाई है। तो वो कह रहे हैं कि सफाई के बाद फिर आपके पास क्या प्लान है कि इसराइल में क्या होगा। यानी सोचिए जरा कि इस लेवल की अमेरिका ने डिस्कशन की हुई है कि भाई आप हमें बता दें कि आपका मामला क्या है। जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि मामला इनके हाथ से निकल चुके हुए। अब यहाँ पर एक बात है कि अब इन्होंने, देखिए इस वक्त कहानी ये है कि यमन के जो लीडर्स हैं वो तेहरान पहुंचे थे और वहाँ पर हंगामी दौरा था, वहाँ पर बातचीत जारी थी, प्लान्स बन रहे थे। अभी इस जंग के अंदर आप देखेंगे तो रशिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। रशिया वही काम कर रहा है जो अमेरिका सारी जिंदगी करता आ रहा है, वो जरा फिलहाल पीछे रहेगा और कहेगा कि ठीक है तुम लड़ाई करो और करते रहो, जो तुमसे होता है करो, लड़ाई करो, मामला आगे रखो, और मैं जरा पीछे बैठा हुआ। जब वो पीछे बैठकर ये काम करेगा तो फिर देखिए, अब आप अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं रशिया पूरी तरह, तो जाहिर सी बात है फिर यूरोपियन कंट्रीज भी होंगी। रशिया का प्लान ये है कि हम करें ईरान को बैक, ईरान बैक करे यमन को, और यमन इनकी ईंट से ईंट बचाए। यमन अब हमला करना ही करना है अमेरिका के ऊपर, आप जो मर्जी कह लें, उन्होंने बड़ा हमला करना है। अगर बड़ा हमला ना करना होता तो अमेरिका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर वापस डर के मारे ना लेकर जाता, उसको पता है तबाही होने वाली है। अगर उसको ये यकीन होता कि हम यमन के हमले को रोक लेंगे तो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर रखता है। देखिए जो नेवी की जंग होती है ये कोई टैंकों की तरह नहीं है जो हमास इस वक्त लड़ाई कर रही है आपस में आमने सामने। यहाँ पर जिसका मिसाइल तगड़ा है, जिसकी टेक्नोलॉजी तगड़ी होती है और जिसके पास स्ट्रेटजी बेहतर होती है, वो इसको जीता है। अब उसमें टेक्नोलॉजी इस तरह नहीं है कि अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट कैरियर, आप इस टेक्नोलॉजी से अगले बंदे के मिसाइलों का रुख बदल सकते हैं। आप ड्रोन्स जो आए वो आप डिटेक्ट ना कर पाए, जो माजी के अंदर हालिया हुआ है, ये सारी सूरत हाल तो देखने को मिली है ना। तो ये असल में कहानी हुई है। इस वक्त असल मामला सबसे बड़ा ये पैदा हुआ है कि इजराइल के साथ क्या हुआ। देखिए कल न्यू ईयर था तो अमेरिका ने काम ये किया है कि उसने वही चलता रहने दिया, जी करो सूरत हाल ऐसे ही चलाओ, इजराइल को थपकी दी। इजराइल ने कल हमला किया, कल रात का न्यू ईयर हमास ने बुरी तरह तबाह कर दिया। उन्होंने मिसाइल इतने तिल अवीव पर डाले, इतने ज्यादा डाले, और मजे की बात यह है कि जो मिसाइल उन्हें दागे यहाँ पर, आप सोचो वो रात को जब बिल्कुल डेट बदलती है यानी 12 बजते हैं और न्यू ईयर होता है तब उन्होंने किए। इजराइलियों को लगा, शायद उनको पहले लम्हे ये लगा कि नहीं यार ये जो मिसाइल है ये वाकई ये न्यू ईयर की सेलिब्रेशन तो नहीं है। जब उन्होंने गौर से देखा सायरन बजना शुरू हुए तो वो सर पकड़ कर बैठ गए। उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो चुकी है, उनका दिमाग काम नहीं कर पा रहा, उनके फौजियों का नहीं कर पा रहा, उनके लोगों का नहीं कर पा रहा। वो कह रहे हैं जी हमारे हाथ से चीजें निकली हुई है, हम क्या करें। सो लिहाजा इस सारे मामले के अंदर इजराइल में उन्होंने कहा जी ये आपके लिए हमारी मिसाइलों की बारिश है, और उन्होंने कल रात जो तिल अवीव में तबाही मचाई है उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। यानी इजराइलियों ने तो काम ये किया है ना कि इस वक्त उन्होंने कहा कि जी हमने हमला करना है, लेकिन उससे पहले उन्होंने इनको मिसाइलों का तोहफा दिया। सारी रात सायरन बजते रहे। यानी ये शायद पहला मौका होगा कि इजराइल के लिए जो न्यू ईयर की सेलिब्रेशन है वो असल में हो ही नहीं पाई। सो अब करते करते मामला ये हो चुका है कि अब इजराइल को पता है कि यमन ने यहाँ पर हमला करना है, और ईरान ने, असल में ईरान ने काम ये किया है कि उसके जो बहरी बेड़े हैं उसने जासूसी देनी है, उसने रियल टाइम इंटेलिजेंस देनी है, और वो उन्होंने यमन को देनी है, और यमन ने आगे हमला करना है। अगर यहाँ पर अमेरिका के 2-3 डिस्ट्रॉयर तबाह हो गए, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि अमेरिका के साथ होगा क्या। यानी ये वो तबाही होगी अमेरिका के साथ, वो तबाही होगी कि जिसका हमें कभी जिंदगी में हमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा, जो अमेरिका के साथ इस वक्त की सारी सूरत हाल होने वाली है। अमेरिका डरा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा आप ये देखिए कि तुर्की के लिए भी मामला काफी हद तक खराब होता जा रहा है। अवाम ने वहां पर ये कहना शुरू कर दिया है, देखिए जंग तो बढ़ने जा रही है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि रीजनल जंग बढ़ने जा रही है,
और इस जंग के अंदर अब नुकसान होगा, अब तबाही होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कौन कौन सी मुस्लिम ताकतें जाकर इस जंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। अर्दोगान के लिए कितनी देर होगा। अब वहां पर ये डिमांड हो रही है कि अमेरिका अगर जा रहा है, बरतानिया क्या लगता है इसराइल का, वो कह रहे हैं कि अगर वो आ रहे हैं लड़ाई करने के लिए तो आप मुस्लिम होकर आपके अंडर हुआ करता था कभी फलस्तीन। खिलाफत उस्मानिया टूटी तो उसके बाद ये फलस्तीन बरतानिया के हाथ में गया, उन्होंने बाद में इसराइलियों को दे दिया। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हें मौका मिला है, कम से कम तुम फलस्तीन को तो बचा लो, लेकिन वो नहीं गया। लेकिन आने वाले वक्त में अर्दोगान को भी फैसला करना होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।